ये गाइस माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लगा दो अपना पूरा दम सर, और आएंगे आपके शानदार वाले मार्क्स अगर आपने पूरी मेहनत अभी कर दी तो। आइए बच्चों, सर नेक्स्ट अमेंडमेंट हम देखते हैं। सर चैप्टर नंबर 8 आईजीएसटी एक्ट, जिसको प्लेस ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं चैप्टर का नाम, सरकार उसके अमेंडमेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ सर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1, उसमें क्लॉज नंबर सी ए ऐड हुआ है। क्या बोलता है बच्चों? सर ध्यान देना बेटा, अगर आपने कोई भी गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, सप्लाई इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। देख भाई, अगर तुमने रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचा होता तो ऐसे केस में सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स जहां टर्मिनेट हो रहा है, मतलब डेफिनेटली रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, भले वो बिल टू शिफ्ट मॉडल हो तो भी। क्लियर? तो बिल टू शिफ्ट में अगर आपने थर्ड पर्सन को भी डिलीवर किया है पर आपके कस्टमर रजिस्टर्ड है, तो सर जो कस्टमर को बिल बन रहा है वो डेफिनेटली उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस जो होता है वही बनता है और वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। पर अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, मतलब मान लो काउंटर सप्लाई हुआ है, आप मेरी दुकान पे आए और मैंने यहीं पे आपको गुड्स बेच दिया एंड यू आर अनरजिस्टर्ड, तो सर ऐसे केस में अगर मान लो आप किसी और स्टेट से आके मेरे से गुड्स ऐसे खरीदा आपने और गुड्स एक्चुअली दूसरे स्टेट में गया है जहां पे आपने एक्चुअली गुड्स को यूज किया, तो भी B2C सप्लाई के केस में हमेशा उसको काउंटर सप्लाई मानते हुए, इंट्रास्टेट सप्लाई मानते हुए उसी स्टेट को रेवेन्यू मिलता था जिस स्टेट में वो गुड्स एक्चुअली बिका है, मतलब जहां पे वो दुकान थी, जहां पे वो शोरूम था। क्लियर? तो सर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो पूरा नहीं हो रहा था इन केस में, इसलिए अमेंडमेंट करके क्लोज नंबर सी ए ऐड किया। और क्लोज नंबर सी ए ऐड करके बोल दिया क्या, अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और उसका लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अगर बिल पे रिकॉर्ड किया है, भले उसका पूरा एड्रेस नहीं लिखा, आपने उसका स्टेट का नाम भी लिख दिया, तो भी दैट रेसिपिएंट लोकेशन मान लिया जाएगा और वो स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स वहां कंज्यूम होने वाला है जहां पे वो कस्टमर ले जा रहा है। क्लियर सर? एंड तो पढ़ लो सर क्या लिखा है सर इन्होंने, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इवन इफ द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट इज रिकॉर्डेड। केवल स्टेट का नाम लिख दिया, उसका पूरा एड्रेस नहीं लिखा, तो भी रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर का लोकेशन रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब खुद की दुकान, खुद का शोरूम, खुद का आउटलेट ही क्या हो जाएगा, सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? और वो इंट्रास्टेट सप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ द सप्लायर वेयर द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। क्लियर? तो कुल मिला के गवर्नमेंट क्या करती है, जहां जहां लकूना लगता है वहां वहां इंप्रूवमेंट करती है लॉ के अंदर। और यहां बोल दिया क्या, B2C सप्लाई के केस में, गुड्स के केस में अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो साहब वो लिखिए, भले उसका एड्रेस में केवल स्टेट का नाम लिखा, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ताकि वो गुड्स अल्टीमेटली वहां कंज्यूम हुआ और वहां पे उसको क्रेडिट मिलना, वहां पे उस स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना चाहिए, तो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। ये अच्छा वेलकम स्टेप है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स को और भी अच्छे से इंप्रूव करने के लिए। सो क्लॉज नंबर सी ए ऐड हुआ, अच्छा पॉइंट था बेटा ये। आइए बच्चों, सर अब हम बढ़ रहे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 में सब सेक्शन नंबर 8 में एक प्रोवाइजो था, यहाँ पे उसको डिलीट कर दिया बेटा। अच्छा, पहले मैं सबसेक्शन 8 पूरा पढ़ा रहा हूं बेटा, फिर प्रोवाइजो समझ में आएगा और याद भी आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा इफेक्ट क्या हुआ। सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 जहां पे सप्लायर का लोकेशन एंड रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के हैं, वहां सेक्शन 12 लगता है। सबसेक्शन 8 बोलता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज के केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर के केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, B2B सप्लाई है, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, B2C सप्लाई है, जहां से माल उठाया है, याद आया बेटा सर, the place where the goods are handed over to the transporter for their transportation is the place of supply. क्लियर? बस बात खत्म, इतना ही है। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 खत्म होता है। अब मतलब B2B सप्लाई है तो रेसिपिएंट का लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई, B2C सप्लाई है तो जहां से गुड्स उठाया है, द प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इतना ही प्रोविजन है, पहले एक प्रोवाइजो और था कि अगर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज आउटसाइड इंडिया, तो सर अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां से उठाया है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बच्चा। क्लियर? सर सिंपली क्या था पहले, सर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और डेस्टिनेशन क्या है, आउटसाइड इंडिया बेटा। अब सप्लायर अगर मुंबई का मान लो
सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्टर, मुंबई का प्लेस सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स विच इज आउटसाइड इंडिया, तो हमेशा वो इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आता था, आईजीएसटी लगता था, जिसका क्रेडिट रेसिपिएंट को मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी बेटा। पर इस प्रोविजन का एज सच कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। अगर डायरेक्टली रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, उसका लोकेशन भी प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे तो भी रेसिपिएंट को आईटीसी मिलता। क्लियर, ये प्रोविजन का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं हो रहा था सर, इनफैक्ट नेगेटिव जा रहा था। ये कौन सी स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए वो इसमें डिफाइन नहीं हो पा रहा था, इसलिए टेक्निकली इस पॉइंट में इफेक्ट नेगेटिव थे, इसको हटा दिया गया बेटा। क्लियर सर, इस पॉइंट को डिलीट कर दिया और सिंपली बोल दिया अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, भली आउट ऑफ इंडिया गुड्स जाए या इंडिया में गुड्स जाए, वी डोंट केयर। अगर B2B सप्लाई है तो रेसिपिएंट का लोकेशन द प्लेस सप्लाई, B2C सप्लाई है तो जहां से गुड्स उठाए दैट इज द प्लेस सप्लाई, बात खत्म। क्लियर, और जैसे ये प्रोवाइजो हटा, इसके बेस पे एक सर्कुलर था बच्चों, जो सर पिछले टर्म के लिए एड हुआ था 27 दिसंबर 2022 को एप्लीकेबल हुआ था बच्चा वो सर्कुलर। क्लियर, वो सर्कुलर भी अब हट गया है। क्यों डिलीट किया मैंने? क्योंकि सर जब वो प्रोवाइजो डिलीट हो गया तो उस प्रोवाइजो के क्लेरिफिकेशन के लिए जो सर्कुलर था वो भी अब रिलेवेंट नहीं रहा, तो आपकी बुक में ये सर्कुलर होगा उसको आप डिलीट कर दीजिएगा बेटा। क्लियर, वो काम का नहीं रहेगा। कारण क्या है? ये प्रोवाइजो डिलीट हो गया तो प्रोविजन उसके सर्कुलर का कोई रिलेवेंस नहीं रहा बेटा। आइए बच्चों, सर सेम वे सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 9, जहां पे 1% इंडिया का 1% आउटसाइड इंडिया का है, वहां सेक्शन नंबर 13 लगता है, वहां सबसेक्शन 9 है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। ध्यान देना बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई था क्या? डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इस प्रोविजन को ही डिलीट कर दिया। सेक्शन 39 पूरा ही डिलीट हो गया मेरे भाई। अब पूरा डिलीट हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा? पूरा डिलीट मतलब सर ध्यान देना, जब किसी भी पॉइंट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो जनरल प्रोविजन अप्लाई होगा। मतलब सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 विल अप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। सर अगर 1% आउटसाइड इंडिया का 1% इंडिया का तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा बच्चा। क्लियर, अच्छा ध्यान देना बेटा, एक सर्कुलर भी आगे आ रखा है जहां पे मैंने लेटेस्ट सर्कुलर इशूड बाय सीबीआईसी जो है उसके लिए लास्ट में मैंने टॉपिक ऐड किया हुआ, उसमें सर्कुलर मिलेगा, वहां मैंने पढ़ा भी रखा है, यह भी बताता बच्चों में आपको। तो सर अब यहाँ पे जनरल प्रोविजन लगेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, और सर जहां पे 1% इंडिया का 1% आउटसाइड इंडिया का होता है, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वो नहीं है तो फिर सप्लायर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमिनेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये सेक्शन 13(2) अप्लाई होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में भी। अच्छा, मेल और कुरियर के लिए भी सेक्शन 13(2) ही अप्लाई होता है, उस सर्कुलर के अंदर ये भी मैंने समझाया हुआ बेटा। क्लियर, डन। तो कुल मिला के 13(9) डिलीट हो गया है। स्पेसिफिक प्रोविजन जो था ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स जहां पे 1% इंडिया का 1% आउटसाइड इंडिया का था वो डिलीट हो गया है, और 13(2) ही लगेगा यहाँ पे बच्चा। क्लियर, डन। आओ मालिक, ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन था। अब एक और सर यहाँ पे मैंने अमेंडमेंट दे रखा है। अमेंडमेंट तो क्या है सर? सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पहले भी एग्जाम थी, अभी भी एग्जाम है बेटा। वैसे मेगा एग्जामिनेशन का पॉइंट है, यहाँ रेफरेंस में मैंने दे रखा था क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज के लिए सर्कुलर यहाँ दे रखा था, तो उसकी रेफरेंस में मैंने दिया था कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज एग्जाम थी, अभी भी एग्जाम है, पर पहले केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो, रहा है ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेटा, या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सर NSIL, इन्होंने ही सर्विसेज दी थी तो ही एग्जाम थी, बाकी एग्जाम नहीं थी। अभी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस कोई भी दे वो एग्जाम है, ऐसा आगे हम पढ़ने वाले में एग्जामिनेशन में उसका रेफरेंस आया था, तो आपकी बुक के अंदर भी ये पॉइंट होगा तो वहां पे करेक्शन कर दीजिएगा बेटा। क्लियर, तो वैसे ही अमेंडमेंट चैप्टर 9 में आने वाला है, तब बात करते हैं बेटा। सरकार आएंगे कहा? सर अब हम आ रहे हैं OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज की जो डेफिनेशन थी बच्चा, सर उसमें यहां पर एसेंशियली ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन एंड, ये वर्ड्स क्या कंफ्यूज कर रहे थे कभी, इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जस्ट टू क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ द OIDAR सर्विस बच्चा। सिंपली बोल दिया क्या सर? सर्विसेज विच रेंडर देयर सप्लाई impossible to ensure in the absence of information technology and includes electronic services such as। क्लियर, इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जस्ट टू क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ OIDAR सर्विस, बाकी कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। क्लियर, प्लस सर ध्यान देना बेटा, OIDAR सर्विसेज में पहले ऑनलाइन गेमिंग आता था, अभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए क्या बोल दिया? ऑनलाइन गेमिंग एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 80B ऑफ द CGST एक्ट। मतलब OIDAR सर्विस की डेफिनेशन से ऑनलाइन मनी गेमिंग को एक्सक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए अलग से सेक्शन नंबर 14A दिया हुआ है।
14 है अलग से इंसर्ट किया ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए। क्लियर? अगर इसको ऑनलाइन मनी गेमिंग को सेक्शन 14 अगर ओआईडीआर सर्विस की डेफिनेशन से नहीं हटाते तो इस पे भी सेक्शन नंबर 14 लगता। क्लियर? अलग से इसके ऑपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 14A दिया है, इसलिए ओआईडीआर सर्विस की डेफिनेशन से ऑनलाइन मनी गेमिंग को हटाया और ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए अलग से प्रोविजन। क्लियर? डन। ठीक है, ऑनलाइन मनी गेमिंग में क्या प्रोविजन लगते हैं वो बात करते हैं हम 2 मिनट बाद बेटा, पर उससे पहले एक और अमेंडमेंट, हु इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। सर आपको पता है ओआईडीआर सर्विस के केस में अगर आउट ऑफ इंडिया से सर्विस सप्लायर है netflix.com और रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो ऐसे केस में netflix.com ही टैक्स पे करेगा, क्योंकि जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। क्लियर? और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होता तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो टैक्स पे करता। क्लियर? और सर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के लिए मैंने सिंपली आपको समझा रखा था कि अगर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी तो उसको नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बोलेंगे। उसकी डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग थी बेटा, मैंने आपको समझाया भी था, लेक्चर के अंदर भी बोला था कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मतलब सिंपली रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड जीएसटी में बात खत्म बेटा। अभी लॉ का गवर्नमेंट का भी ध्यान वहां गया और गवर्नमेंट ने भी अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या यस बिल्कुल सही, जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट की डेफिनेशन थी वो सही नहीं थी, कंफ्यूजिंग थी, सिंपली इसका डेफिनेशन होना चाहिए क्या देखो, और उसको रिप्लेस कर दिया और बोल दिया क्या नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मींस एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, बात खत्म, रिसीविंग ओआईडीआर सर्विसेज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, दैट्स इट। कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसने अगर ओआईडीआर सर्विस ली है टैक्सेबल टेरिटरी में तो उसको नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बोलेंगे, बस दैट्स इट। मैंने लेक्चर के अंदर भी आपको यही समझाया था बच्चों, पहले डेफिनेशन कुछ और थी। क्लियर? अभी प्रॉपर्ली इसको डिफाइन कर दिया, प्लस एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया क्या कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज द एक्सप्रेशन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स अ पर्सन रजिस्टर्ड सोनली इन टर्म्स ऑफ क्लॉज नंबर 6 ऑफ सेक्शन नंबर 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। मतलब सर जो केवल टीडीएस के पर्पस के लिए, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह याद है बेटा, हु आर रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, है ना मालिक? सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह हु आर सोनली रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, है ना मालिक? उन लोगों को बोलते हैं क्या सेक्शन नंबर 24 क्लॉज नंबर 6 में उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है बेटा, वो ऑल दो रजिस्टर्ड पर्सन है बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज उनको अनरजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे। मतलब अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जो केवल और केवल टीडीएस के पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, उन लोगों ने भी अगर ओआईडीआर सर्विस ली तो उसको भी अनरजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे, और अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मानेंगे तो उनको भी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बोलेंगे, और ऐसे केस में netflix.com ही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे। क्लियर? डन। तो सरकार समझ में आई बात आपको, ये तो मैंने बोला ना सर अमेंडमेंट्स आर मियर इंप्रूवमेंट्स इन द लॉ, और सर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ को थोड़ा इंप्रूव किया जाता है बेटा, ठीक है? जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसको अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आता है, शायद आपको मजा आ रहा होगा सर। आइए सेक्शन 14A, दीज आर द स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। तो सर आउट ऑफ इंडिया से, जैसे netflix.com था वैसे ही मान लो जंगली रमी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, श्रीलंका की कोई वेबसाइट है, अरे जंगली रमी पे आओ ना महाराज, महाराज पहुंच गए तो लग गए जीएसटी बेटा, हाँ ना भाई? तो सर अगर ये वेबसाइट आउटसाइड इंडिया की है और इंडिया वाले अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं उस पर सर, तो इस पे जीएसटी लगता है, पता है, हमने पढ़ा हुआ है सर, ऑलरेडी आगे पढ़ लिया अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर हमने, सर जीएसटी लगता है। और रेसिपिएंट टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया वाली है, गेम खेलने वाले तो इंडिया के लोग होंगे, सटोरी है बेटा। क्लियर? वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में अगर आप सर्विस दे रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, पर स्पेशल प्रोविजन डाल दिया सेक्शन 14A में और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना भाई, ऐसे केस में जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वही टैक्स पे करेगा, वो वेबसाइट वाला टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। 28% टैक्स है बेटा, जो बेट वैल्यू होती है उस पर, जो मनी आपने डिपॉजिट किया है खेलने के लिए, हमने वैल्यूएशन रूल पढ़ा है बेटा इसके लिए, जो मनी आपने पे किया है गेम खेलने के लिए पूरा पूरा इज द वैल्यू सप्लाई, उस पर 28% टैक्स उस आउटसाइड इंडिया वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखा है, सिंप्लीफाइड रिटर्न के फॉर्म रखे हैं उसके लिए, जैसे ओआईडीआर सर्विस में होते हैं बेटा। प्लस यहाँ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड वी डोंट केयर, सप्लायर को टैक्स पे करना है बेटा, है ना भाई? सर सेकंड बात सर अगर वो वेबसाइट वाला टैक्स पे नहीं करता है, कंप्लायंस नहीं करता, तो यहाँ लिखा है क्या, हम उसकी वेबसाइट को बैन कर देंगे, गवर्नमेंट के पास पावर है बेटा रिकवरी करने की। पढ़ो ध्यान से, सबसेक्शन 1, a supplier of online money gaming is defined in section number 2 clause 80B of the CGST Act not located in the taxable territory, जो outside India वाला बेटा, share in respect of online money gaming by him to a person in the taxable territory, person जो taxable territory में है, बी सर आउट ऑफ इंडिया वाला वेबसाइट है, अगर वो इंडिया में
सर वेबसाइट के थ्रू गेम खिला रहा है बेटा, तो जो आउटसाइड इंडिया में पर्सन है, जो वेबसाइट वाला है, वो ही टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, आईजीएसटी वही पे करेगा, भले रेसिडेंट रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन नंबर 1, द सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग shall obtain single registration under the simplified registration scheme referred to in section number 14(2) of the act। जो OIDR सर्विस के केस में होता है वही simplified registration scheme इन पे भी लगेगी। However, any person located in taxable territory representing such supplier for any purpose in the taxable territory shall get registered and pay the IGST on behalf of supplier। सर हमने जैसे पढ़ा हुआ है OIDR सर्विस के केस में भी पढ़ा हुआ है, 95 के केस में भी पढ़ा हुआ है, अगर सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है बेटा, जो वेबसाइट वाला है बेटा, वो टैक्स पे करेगा, पर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है तो वो टैक्स पे करेगा, और वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ बेटा। क्लियर? फर्दर, इफ द सप्लायर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस नॉर डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव in India for any purpose in the taxable territory, so they will have to appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying IGST, and such person shall be liable for payment of such tax। कुल मिला के जो आउटसाइड इंडिया वाली वेबसाइट वाला है वो पहले अगर उनका फिजिकल प्रेजेंस है तो वो टैक्स पे करेंगे, वो नहीं है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो इंडिया में होगा वो टैक्स पे करेगा, वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ। मतलब सेम प्रोविजन जो हम 95 के लिए पढ़ चुके हैं, OIDR के लिए पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। बस OIDR में क्या होता है बेटा, अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, क्योंकि उसको टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट बोलेंगे। वो अगर अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट तो फॉरवर्ड चार्ज में सर वेबसाइट वाला पे करता है, पर ऑनलाइन मनी गेमिंग में तो हमेशा ही वेबसाइट वाली टैक्स पे करेगा जो आउट ऑफ इंडिया है, भले रेसिडेंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, बाकी प्रोविजन से में बेटा। प्लस इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2, the supplier of online money gaming or a person appointed by such person or both, notwithstanding anything contained in 69A of the Information Technology Act, Information Technology Act के section में 69A में क्या लिखा है? We don't care any information generated, transmitted, received or hosted in any computer resource used for supply of online money gaming by such supplier shall be liable to be blocked for the access by the public in such manner एज स्पेसिफाइड इन द सेड एक्ट। बेटा उनकी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वेबसाइट ब्लॉक कर देंगे बेटा अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया। क्लियर? डन। कोई टफ पॉइंट नहीं था, सिंपल सा पॉइंट था। ऑनलाइन मनी गेमिंग को सर पूरे चैनल के अंदर डाल दिया, टैक्सेशन सिस्टम में और टैक्स लगेगा, बात खत्म। आइए बच्चों नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। सर सेक्शन नंबर 16 जीरो रेटेड सप्लाई, उसमें जीरो रेटेड सप्लाई की जो डेफिनेशन है बच्चा उसमें बोला था क्या, या तो आपने एक्सपोर्ट किया है या आपने सप्लाई किया किसको, SEZ को, पर वहां पे फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशन लिख दिए। पहले ये वर्ड्स नहीं थे, पहले ये वर्ड्स रूल्स में लिखे थे बेटा, नोटिफिकेशन में लिखे थे, यहां पे भी लिख दिया। मतलब SEZ की यूनिट या डेवलपर को आपने उनके ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए सप्लाई किया है तो ही उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे। अच्छा पहले भी ऐसे ही होता था बेटा, पर पहले नोटिफिकेशन रूल्स के थ्रू था, यहां भी एक्ट में लिख डाला बेटा। ठीक है, तो सर मोर क्लैरिटी लिया है लॉ के अंदर और बोल दिया क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ for their authorized operations to SEZ developer और SEZ unit। ठीक सर। सरकार अब सबसेक्शन नंबर 3 और सबसेक्शन नंबर 4 को रिप्लेस किया है इस बार। सबसेक्शन नंबर 3 और 4 को रिप्लेस किया है सेक्शन नंबर 16 जो जीरो रेटेड सप्लाई का सेक्शन है बेटा, सुनना होशियारी ध्यान से। मालिक सबसेक्शन 3 और 4 क्या कहता है? अच्छा पहली बात तो पूरा सेक्शन नंबर 16 ही तुम्हें समझाता हूं बच्चा, मैं ध्यान देना, रिवाइज कर रहा हूं तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी बेटा, और बहुत सिंपल, कोई टफ चेंज नहीं हुआ बच्चे। सेक्शन नंबर 16 ऑफ द IGST एक्ट बोलता है जीरो रेटेड सप्लाई, दो ट्रांजेक्शंस, या तो आपने गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट किया है या SEZ की यूनिट या डेवलपर को ऑथराइज ऑपरेशन के लिए सप्लाई किया, उसको बोलते हैं क्या, जीरो रेटेड सप्लाई। सेकेंड, अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस, भले वो एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है तो उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको ITC मिलेगा, नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट कि आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सबसेक्शन 2 था जो हमने पढ़ा हुआ है सर, कोई चेंज नहीं इसके अंदर। थर्ड, इधर ध्यान मेरी तरफ, थर्ड और फोर्थ दोनों साथ में बता रहा हूं मैं आपको बच्चा, जो पहले था अभी भी है बेटा, थोड़ा मॉडिफाई किया है। सर अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस जीरो रेटेड सप्लाई किया है तो आपके पास दो चॉइस हुआ करती थी, अभी भी है, कि या तो सिंस ये इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में था इसलिए या तो
उन सप्लाईज पर आप आईजीएसटी पे करो और आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड लेके आ जाओ। सेकंड चॉइस थी क्या, आप जीरो डेट सप्लाई करने से पहले ही एलयूडी या बॉन्ड साइन कर दो सो दैट आपको टैक्स पे नहीं करना पड़े, और सर आपके आउटवर्ड सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर भी उसमें काम आने वाले इनवर्ड सप्लाई जो है इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, उनका आपको जो भी जीएसटी पे का आईटीसी मिलेगा। और इनपुट सर्विस का आईटीसी अगर यूज नहीं आता तो यू कैन ऑल्सो क्लेम रिफंड एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 54। हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, देखना सब सेक्शन नंबर 3 को। सर एनी रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई shall be eligible to claim the refund of unutilized ITC on supply of goods or service or both without payment of IGST। जिन्होंने सर बॉन्ड या एलयूटी साइन कर दिया है उनको आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस का वो रिफंड ले सकते हैं सर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन सेफगार्ड एंड प्रोसीजर एज मे प्रिस्क्राइब्ड, जो हमने चैप्टर नंबर 14 रिफंड के चैप्टर में पढ़ा हुआ है सर, उसमें कोई चेंज नहीं। पर अब सर यहां पर ये प्रोवाइजो ऐड हुआ है, बाकी सबसेक्शन 3 में ऐसा कोई चेंज नहीं। क्या ऐड हुआ है कि आपने गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी और आईटीसी का रिफंड ले लिया अगर वो काम नहीं आ रहा तो, पर गुड्स के केस में, किसी केस में भाई, गुड्स के केस में अगर फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुई, भाई सर्विस तो एक्सपोर्ट ही तभी कहलाती है जब फॉरेन करेंसी रियलाइज होता है, तभी सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आती है। पर गुड्स के केस में टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज सिंपली कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। वहां फॉरेन करेंसी रियलाइजेशन का कुछ नहीं बोला था, रूल जरूर दिया था सर कि फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हो तो आपके से हमने जो रिफंड दिया उसका रियलाइज हम आपको रिकवरी करेंगे, ये हमने रिफंड के चैप्टर में रूल पढ़ा था। पर सर एक्ट में तो ये लिखा नहीं था ना सर, इसलिए एक्ट में लिख डाला। और लिख दिया क्या, अगर गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है और आपने आईजीएसटी का रिफंड क्लेम किया है, सॉरी आपने आईटीसी का रिफंड क्लेम किया है, और अगर आरबीआई की जो टाइम लिमिट दे रखी है अंडर फेमा, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपका फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ऐसे केस में जो हमने आपको रिफंड दिया है वो आपको हमको वापस से पे करेंगे विद इन 30 डेज, है ना भाई, वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट। ये यहाँ पे एक्ट में लिख डाला, ऐसे देखा जाए तो नया पॉइंट नहीं, ये पहले हमने रूल में पढ़ा हुआ है सर, पढ़ लीजिए, वापस पढ़ो। हाउएवर द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सॉरी ओनली गुड्स, सॉरी, हाउएवर द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग zero rated supply of goods shall, in case of non-realization of the sale proceeds, be liable to deposit the refunds or received under this subsection along with the applicable interest under section 50 of the CGST Act within 30 days after the expiry of the time period prescribed under FEMA for receipt of foreign exchange remittance in such manner as may be prescribed। और प्रिस्क्राइब किया हुआ रूल जो हमने चैप्टर में 14 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसमें कोई चेंज नहीं सर। तो लॉ की अथॉरिटी दे दी उस रूल को, बेटा, नथिंग एल्स। आई रिपीट सर, अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया और फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ तो ऐसे केस में जो आपने आईटीसी का रिफंड क्लेम किया है वो हमको वापस से पे करना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। और सर जिस दिन फॉरेन करेंसी रियलाइज होने का टाइम लिमिट जो फेमा में दे रखा है वो टाइम लिमिट एक्सपायर हुआ उसके 30 दिन में आपको ये पैसा वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, नहीं तो रिकवरी चालू हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, खत्म, कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं, जो आपने पढ़ा हुआ है वही लॉ में लिख दिया बेटा। सब सेक्शन में 4 अब ध्यान देना बेटा। अच्छा, तो सब सेक्शन में 3 में तो था कि आप अगर एलयूटी या बॉन्ड साइन कर लेते हो तो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट जीरो रेट सप्लाई कर सकते हो और अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। यहां पर सब सेक्शन 4 ने लिखा क्या साहब, अगर आपने एलयूटी या बॉन्ड साइन नहीं किया और आपने कोई गुड्स या सर्विस जीरो रेट सप्लाई कर दिया ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो जो आपने आईजीएसटी पे किया उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड। पर यहां पर गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस को गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल देगा क्या कि इन्हीं गुड्स के केस में आपको जीरो रेट सप्लाई करने पे आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा। बाकी गुड्स में अगर आप आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करते हो तो रिफंड नहीं मिलेगा आईजीएसटी का। और खास बात, सारी गुड्स और सारी कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स को नोटिफाई करके बोल दिया कि आप सब एलिजिबल हो किसके लिए, आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट कर दो या जीरो रेट सप्लाई कर दो और आईजीएसटी का रिफंड लो, आप सब एलिजिबल हो एक्सेप्ट टोबैको बेस्ड गुड्स। बस मतलब टोबैको बेस्ड गुड्स के केस में आपने अगर एक्सपोर्ट किया तो सर आईजीएसटी पे करके आईजीएसटी का रिफंड लेने वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप बॉन्ड या एलयूटी साइन करके ही एक्सपोर्ट करिए। क्लियर, पढ़ो।
बस खत्म हो गया प्रोविजन, लिटरली खत्म हो गया सबसेक्शन 4 बस। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ था और अभी जो पढ़ रहे हो उसमें इतना सा फर्क है कि टोबैको बेस्ड गुड्स की केस में आईजीएसटी पे करके उसको एक्सपोर्ट करके आईजीएसटी का रिफंड लेने वाला ऑप्शन खत्म कर दिया है। बस पढ़ो, ड्राफ्टिंग की स्कीम देख लो सर कैसे हुआ है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफाई करेगी क्या, क्लास ऑफ पर्संस who may make zero rate supply on payment of IGST and claim refund of the tax so paid। मतलब वो क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई करके बोल देंगे कि ये क्लास ऑफ पर्सन ही एलिजिबल है गुड्स या सर्विस को आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड लेने के लिए। बेटा खास बात, सारे पर्सन को एलिजिबल कर दिया। सेकेंड, गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो स्पेसिफाई करेगा क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ which may be exported on payment of IGST and the supplier of such goods or service or both may claim refund of the tax so paid। खास बात, सारी गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई करके बोल दिया सारे एलिजिबल है एक्सेप्ट टोबैको बेस्ड गुड्स। बस पढ़ लो नोट, द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड ऑल गुड्स और सर्विस और बोथ, सारों को एलिजिबल कर दिया, जाओ एक्सपोर्ट करो, आईजीएसटी पे करो, रिफंड लो। क्लियर, एक्सेप्ट सम स्पेसिफाइड गुड्स लाइक टोबैको बेस्ड गुड्स, पान मसाला एटसेट्रा, जो आपके लिए फेवरेट है बेटा इनको छोड़ दो, बाकी सारी क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई करके एलिजिबल कर दिया। इस क्लास ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच में बी एक्सपोर्टेड ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड ऑन व्हिच द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ में क्लेम रिफंड ऑफ द टैक्स सो पेड। क्लियर, एंड गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया सारे सप्लायर्स को कि सारे सप्लायर एलिजिबल है रिफंड क्लेम करने के लिए एक्सेप्ट जो सप्लायर टोबैको बेस्ड गुड्स सप्लाई करते हैं। बस पढ़ लो, government has notified all the suppliers to the developer or unit in SEZ making authorized undertaking authorized operation as the class of persons who may make supply of goods or service or both except some specified goods like tobacco based goods, pan masala etc. to such developers or unit in SEZ for their authorized operations on payment of IGST and on which such said supplier may claim refund of the tax so paid। मतलब सारी गुड्स को नोटिफाई कर दिया आप एसईजेड को सप्लाई करो, सारे सप्लायर्स को नोटिफाई कर दिया आप एसईजेड को सप्लाई करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आईजीएसटी पे करो उसका रिफंड लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, एक्सेप्ट टोबैको बेस्ड गुड्स। सारी गुड्स सर्विस को नोटिफाई कर दिया जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और उसका आईजीएसटी का रिफंड ले सकते हो एक्सेप्ट टोबैको बेस्ड गुड्स। भारत माता की जय। क्लियर, पक्का, डन। तो सर कुल मिला के पॉइंट ये है कि टोबैको बेस्ड गुड्स जो है पान मसाला वगैरह जो है उसकी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये एग्जांपल मैंने लिख दिया आपको। इन गुड्स के केस में आप अगर एक्सपोर्ट करते हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और आईजीएसटी का रिफंड लेना चाहते हो तो वो आपके लिए एलिजिबल नहीं हुआ। बात खत्म। क्लियर, डन। ये सर आपका आईजीएसटी एक्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का सर सारे अमेंडमेंट भी खत्म होते हैं। अब आइए मेगा एग्जम्पशन लिस्ट चैप्टर 9 जो हमारी बुक में है उसके अमेंडमेंट भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बता चुका हूं, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज अगर सप्लाई होती थी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अगर ये लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस देते थे तो ही एग्जाम था। पर गवर्नमेंट ने न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, सर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस अब कोई भी दे एग्जाम रहेगा। क्लियर, ये मैंने यहां लिखा भी बेटा। टू एनकरेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग टू एनकरेज स्टार्टअप्स, सर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सारे ही लोग जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस दे रहा है सबके लिए जीएसटी एग्जाम रहेगा। बात खत्म बेटा, ठीक है। तो स्कोप ऑफ एग्जाम्पशन बढ़ा दिया। ठीक सर, आइए नेक्स्ट। सर अमेंडमेंट है गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में, हमने पढ़ा था क्या ऑल द सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स और एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी। बेटा यहां पर पन्नो 1 में गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया क्या सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। बात खत्म। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज कोई भी सर्विस दे रहा है ऑल आर टैक्सेबल एक्सेप्ट अगर कई और एग्जाम के तो पता लगे सर, जैसे कई और एग्जाम क्या है सर, भाई रेलवेज ने सर्विसेज दी है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स की इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, तो वो एग्जाम थे, अभी भी एग्जाम है। पर उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज ने कोई भी सर्विस दी है सब टैक्सेबल है एग्जाम्पल के लिए। और खास बात
टैक्सेबल तो है, वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में है, इसमें रिवर्स चार्ज कभी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए सर मान लो रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे की प्रॉपर्टी होती है बेटा, वहां पे मैंने कार्गो यूनिट सेटअप करने के लिए, ताकि सर होता ना मालगाड़ी बेटा, जो गुड्स की लोडिंग और रेलवेज होती है बेटा, ट्रेन होती है बेटा, वहां पर गुड्स आता है, मैं वहां पे अनलोड करता हूं, वहां स्टोर करता हूं और वहीं से डिस्पैच करता हूं, या गुड्स मेरे पास आता है भेजने के लिए, तो सर मैं गुड्स ट्रक से मंगाल के वहां पे स्टोर कर लेता हूं और वहां से ट्रेन में लोड करा के फिर भेज देता बेटा। तो वहां पे वो स्पेस मैंने रेंट पे लिया है या राइट्स लिए मैंने रेलवे से, उन सब पे टैक्स लगेगा। और सर रेलवे ने जो मेरे से फीस ली है उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रेलवेज ही टैक्स पे करेंगे बेटा। क्लियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज पे हमेशा टैक्स लगेगा, एक्सेप्ट अगर कोई सर्विस अलग से एग्जाम करी बात अलग है बेटा, और वो भी टैक्स लगेगा, वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। भारत माता की जय। सर नेक्स्ट सेकंड अमेंडमेंट देखो बच्चों, मैंने आपको सर्कुलर दिया था अपनी समरी बुक के अंदर, और मेन बुक में भी सर्कुलर होगा बेटा यहां पर। क्लियर? और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यू को सर्विसेज दी, तो उसके लिए कोई सर्कुलर था, पर सर वो सर्कुलर आईसीआई ने अपने मटेरियल में ऐड नहीं किया है, तो आपकी बुक में ये सर्कुलर जो है उसको कट कर दीजिए बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं आता, अननेसेसरी, आपको टाइम वैसे ही नहीं सर, तो अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, आइए पॉइंट नंबर 33A जो नया ऐड हुआ है बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अच्छा एक बात और, एक बात, अब आप बोलेंगे सर जब आईसीआई ने अपने बुक में नहीं दिया तो आपने क्यों दिया? क्योंकि सर आईसीआई का अमेंडमेंट नोट्स का शीट तो अभी आया है ना यार, और अपना समरी बुक तो 31 अक्टूबर जब खत्म होता है बेटा। क्लियर? अमेंडमेंट सारे मैं उसी टाइम कंपाइल कर लेता हूं आपके मई 24 में एग्जाम से, तो सर जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए थे आपके टिल 31 अक्टूबर, अमेंडमेंट पहले ही कंपाइल हो जाते हैं मेरे गवर्नमेंट वेबसाइट से बच्चा। क्लियर? मेन बुक भी बन जाता है, समरी बुक भी बन जाता है, क्वेश्चनर भी बन जाता है, उसके बाद ये अभी इंस्टीट्यूट का तो अभी लास्ट मंथ में आया बेटा। ठीक है, तो जब मैंने चेक किया तो उसमें ये सर्कुलर नहीं था, तो अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, पर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? आओ बच्चों 33A जो पॉइंट नया ऐड हुआ मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में, वैसे ये एंट्री नंबर है 3B, पर मैंने ये गवर्नमेंट रिलेटेड पॉइंट का जो सीक्वेंस रहा था उसमें मुझे लगा यहां फिट करना सही है, यहां मैंने ऐड किया। क्या पॉइंट है सर? सर्विसेज आइए मालिक, पॉइंट क्या ऐड हुआ है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। इसको बेटा गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विसेज दी है बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन की सर्विसेज अगर आपने गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी है तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगी। चलो मैं एक बार इस पॉइंट को वापस से तुम्हें समझाता हूं, पीछे वाले पॉइंट का रेफरेंस लेते हुए। सर आपने पॉइंट नंबर 32 और 33 पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था प्योर सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी आपने। अब गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कवर था, ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है बेटा। प्लस कंपोजिट सप्लाई जहां मटेरियल प्लस लेबर दोनों इन्वॉल्व है, जहां मटेरियल का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो भी सर्विसेज आपने दी है आर्टिकल नंबर 243W 243G वाली। किसको दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को। यहां पर पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी कवर होता था, पर यहां कट कर दिया था सर 2022 में बेटा, 1 जनवरी से। तो सर अगर आपने आर्टिकल नंबर 243W 243G वाले काम किए गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए, भले वो प्योर लेबर के हो या विथ मटेरियल हो, वो टैक्सेबल थे। क्लियर सर? पर गवर्नमेंट ने इस बार स्पेसिफिकली, सर आप अगर देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 243W और 243G में वैसे बहुत सारे काम कवर होते हैं, पर मेजरली ये काम कवर होते हैं बेटा, तो यहां पर इस पॉइंट में डाल दिए और बोल दिया क्या, अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, आप पर 243W 243G मत लिखना, ये 5 काम स्पेसिफिक लिखे बेटा, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अगर आपने सर्विसेज दी है, सर कौन सी? बाय वे वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। अब ध्यान देना, यहां पे सर्विसेज भले ही प्योर लेबर हो या विथ मटेरियल हो, और मटेरियल के अंदर कोई लिमिट नहीं कि 25% ही होना चाहिए, कितना भी होना चाहिए। क्लियर? सप्लाई ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी आपने, भले वो प्योर लेबर हो या विथ मटेरियल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। सर अगर सप्लाई किसका है बेटा? वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, साफ सफाई के काम बेटा। सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन वाली सर्विसेज है, विथ मटेरियल हो या लेबर हो, जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया है अब बेटा। क्लियर? डन। सरकार
एक और सर्कुलर जो डीएमएफटीज के लिए था, जो मैंने बुक में ऐड किया था बेटा, पर आपके सिलेबस में नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, तो हमने भी हटा दिया है बच्चे से। आपको नहीं पढ़ना है, मैंने यहाँ क्रॉस किया, मतलब आईसीआई ने अपने सिलेबस में नहीं दिया है, हटा दो, आपकी अपने बुक में से हटा दीजिए। आओ मालिक सर, अगला अमेंडमेंट सर, यहां पर पॉइंट नंबर 7 में मैंने एक सर्कुलर और ऐड किया था, क्योंकि सर्कुलर मैंने नहीं ऐड किया, डिपार्टमेंट ने इशू किया था, पर वो आपके सिलेबस में आगे नहीं दिया। अच्छा, ये सर्कुलर्स क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड थे बेटा, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, अपने को भी नहीं पढ़ना बेटा, बात खत्म। पर इसी पेज पर सर एक और अमेंडमेंट है जिसका रेफरेंस मैं आगे दे चुका हूं आपको बेटा, पर यहां देख लीजिए वापस से बेटा। अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पर्सन ने सर्विसेज रिसीव करी है, तो ये एग्जाम है जीएसटी में, पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है, पर इसका एक एक्सेप्शन था कि सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, उसके लिए अगर शिपिंग कंपनी भी आउटसाइड इंडिया की और फ्रेट पे करने वाला रेसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया का, जो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स था बेटा, क्लियर, तो इस पे पहले टैक्स लगता था, पर इसको हटा दिया है, नाउ इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। वो मोहित मिनरल्स का केस याद आया होगा सुप्रीम कोर्ट का बेटा, सर जो लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट था बेटा हमारा, लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था बेटा, क्लियर, सर इस सर्विस को भी एग्जाम कर दिया। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया में सीआईएफ बेस पे बेटा, जिसमें वो एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया तक का फ्रेट वो पे करेगा बेटा, तो कस्टम वैल्यूएशन के निकाल के पर्पस के लिए सीआईएफ पे कस्टम लगता है, और कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है बेटा, तो उस फ्रेट पे वैसे भी सिंस वो वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बन रहा था, इसलिए कस्टम के साथ में आईजीएसटी वैसे भी लग रहा था बच्चों, तो अलग से इस पे आईजीएसटी पे करके डबल टैक्सेशन हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए अमेंडमेंट करके यहां से इस पॉइंट को डिलीट कर दिया और बोल दिया क्या, अगर सप्लायर ऑफ सर्विस भी आउटसाइड इंडिया का है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस भी आउटसाइड इंडिया का है, तो कोई भी सर्विस हो, बॉलीवुड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल ही हो, इट विल रिमेन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, और कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, ना फॉरवर्ड चार्ज में ना रिवर्स चार्ज में बच्चों, क्लियर, डन। तो रिवर्स चार्ज से उस पॉइंट को उठाया था, साथ में मैंने इसको लिंक किया था यहाँ पे मैंने वापस से आपको रिवाइज करा दिया, क्लियर, डन। आइए अब हम चलते हैं कहां, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर। सर सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इसमें सेक्शन नंबर 24 बोलता है क्या, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इसकी लिस्ट में एक पर्सन को ऐड कर दिया। सर आप खुद बताइए, ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सेम वे ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली वेबसाइट वाले, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली वेबसाइट वाले जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लोगों को गेम खिला रहे बेटा, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, टैक्स पे करना पड़ेगा कंपलसरी उनको बेटा, फॉरवर्ड चार्ज है बेटा, पढ़ लीजिए। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, टैक्स पे करना पड़ेगा, सिंपल, डन। आओ मालिक, सेक्शन नंबर 23 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी पर्सन को एग्जाम कर सकता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, एक मस्त पॉइंट ऐड हुआ है बेटा, ध्यान सुनना बेटा। सर आई होप सारे रजिस्ट्रेशन सारे अमेंडमेंट समझ में आ रहे बेटा आपको, ओके, सुनना। सर एनी पर्सन, ध्यान देना रे होशियारी, पहले मैं आपको कंपेयर करूंगा पिछले लॉ से, और आपको फिर सर यहां से मर्ज करा दूंगा हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ओके। सर अच्छा, सेक्शन नंबर 23 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को या क्लास ऑफ गुड्स या सर्विसेज के सप्लायर को एग्जाम कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग रजिस्ट्रेशन, क्लियर। तो सर अभी हमने, सर अच्छा अभी नहीं, पर हमने ये पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 24 के अंदर कि एनी पर्सन who is supplying goods or service or both through such electronic commerce operator, जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, उन सब सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। पर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था क्या, सर्विस सप्लायर अगर आप हो एंड इफ यू आर सप्लाइंग द सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं होता है तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, चल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर्विसेज के लिए, क्लियर। तो कंक्लूजन क्या था, जो अब तक हमने पढ़ा था, अब तक हमने पढ़ा था उसमें कंक्लूजन ये था कि इफ यू आर सप्लाइंग द गुड्स थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो उन गुड्स से सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। सर्विस सप्लायर के लिए तो 20 लाख का बेनिफिट दे दिया गवर्नमेंट ने, पर
अब सर गवर्नमेंट ने गुड्स के सप्लायर को भी सेम बेनिफिट दे दिया है और गुड्स के सप्लायर को नोटिफिकेशन 34 ऑफ 2023 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 23 ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है, चिंता मत कर मंगल, इफ यू आर सप्लाइंग द गुड्स थ्रू अमेजोन थ्रू शर्ट सप्लाई कर रहा हूं मैं, जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो भी सप्लायर को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जब तक कि उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन से क्रॉस नहीं कर जाता। क्लियर सर? सुनना बात को ध्यान से। तो गुड्स से सप्लायर के लिए जो एग्जिबिशन दिया है वो कुछ कंडीशन के साथ में एग्जिबिशन दिया है, वो कंडीशन क्या है देखना ध्यान से। सर्विसेज के केस में कोई कंडीशन नहीं थी, बस कंडीशन ये थी कि आपका करंट फाइनेंशियल में 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस होगा तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बस। यहां पर ध्यान से सुनना, सप्लायर्स ऑफ गुड्स, अच्छा एग्जिबिशन दिया किसको? सप्लायर्स ऑफ गुड्स को, सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर if such supplier is having aggregate turnover up to rupees 20 lakhs in the preceding as well as in the current financial year। यहाँ पे कंडीशन क्या है? पिछले साल भी आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे कम होना चाहिए और करंट ईयर में भी आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे कम होना चाहिए। क्लियर? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जब तक टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ध्यान ना, उन 4 स्टेट में तो 10 लाख का लिमिट रहेगा बेटा, तमन्ना याद है बेटा? सर वो 4 स्टेट जहां 10 लाख का लिमिट है वहां 10 लाख का ही लिमिट रहेगा बेटा, बाकी सारे स्टेट में 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा इसको बेटा, पर फॉलोइंग कंडीशंस उसको फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट, सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। देख बेटा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पहले भी था, अभी भी बेटा। आप ईसीयू के थ्रू सप्लाई करो इसका मतलब ये नहीं कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे, इंटर स्टेट सप्लाई कर लोगे, नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई तो अभी भी नहीं कर सकते आप। सेकेंड, सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी supply of goods through such ECO in more than one state or union territory। more than one state or union territory में भी आप सप्लाई नहीं कर सकते, एक ही स्टेट में आपको सप्लाई करना है। थर्ड, such person shall be required to have a PAN issued under Income Tax Act 1961 और उन PAN नंबर के बेस पर आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं बेटा। such person shall before making any supply of goods through ECO declare on the common portal their PAN, address of the supplier, their place of business, the state or union territory in which such persons seek to make such supply, which shall be subjected to validation on the common portal। बेटा सर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, पर कल को आपको पकड़ना हो तो पकड़ेंगे कैसे बेटा? इसलिए आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाके आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या? आपका पैन नंबर, फिर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, देन किस स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हो वो सब डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिसका वैलिडेशन होगा पहले। फिर सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल अपॉन सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ द पेन डिक्लेयर्ड एज पर क्लॉज नंबर 4। भाई सीबीडीटी की वेबसाइट से लिंक कर देंगे बेटा, पेन नंबर का डेटा फैच कर लेंगे, वैलिडेशन कर लेंगे और वैलिडेशन होने के बाद में आपको एक एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा बेटा, और एनरोलमेंट नंबर होगा तो ही ईसीओ अलाउ करेगा आपको सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए थ्रू देयर प्लेटफॉर्म, ऑल्दो आप रजिस्टर्ड नहीं हो फिर भी बेटा। Such person shall not be granted more than one enrollment number in a state or union territory। बेटा आपको सिंगल एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, पेन बेस्ड है ना बेटा वैसे भी है, ठीक है। No supply of goods shall be made by such persons through ECO unless such person have been granted an enrollment number on the common portal। जब तक आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला तब तक आप सर सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे थ्रू ECO। क्लियर सर? एंड where such person are subsequently granted registration, अगर आपने बाद में रजिस्ट्रेशन ले लिया, द एनरोलमेंट नंबर शैल बी सीज टू बी वैलिड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली वो एनरोलमेंट नंबर था, एक टेम्पररी नंबर था बेटा आपके लिए, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था उस दिन से वो एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा बच्चा। भारत माता की जय। ओके मालिक, डन। तो ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ध्यान देना बेटा। सर्विस सप्लायर के लिए तो सिंपली बोलता है आपका टर्नओवर अगर करंट फाइनेंशियल में क्रॉस नहीं होता 20 लाख रुपए का या उन 4 स्टेट में 10 लाख का, तो ऐसे केस में यू विल बी एलिजिबल फॉर, यू विल बी exempted फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इवन इफ यू आर सप्लाइंग द सर्विसेज थ्रू ECO जहां पे टीसीएस लगता है। क्लियर? पर अब गुड्स के लिए भी बेनिफिट दे दिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कंडीशन भी कोई खास नहीं, टफ नहीं है, सिंपल सा। सर आपका प्रीसीडिंग ईयर का एज वेल एज करंट फाइनेंशियल का टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं होना चाहिए, उन 4 स्टेट में 10 लाख रुपए क्रॉस नहीं होना चाहिए बेटा।
सर अब कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, सेकंड आप मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, वो पैन नंबर आप क्या करेंगे उसको यूज करके आपका प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करेंगे, देन किस स्टेट से आप सप्लाई करो वो डिक्लेयर करके आप यूनिक एनरोलमेंट नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। क्लियर सर, वेबसाइट पे वैलिडेशन होगा, उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, बिना एनरोलमेंट नंबर के ईसीओ के थ्रू आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगा उस दिन से ये एनरोलमेंट नंबर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। एंड सर आप मोर देन वन स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर डन, कोई खास बात नहीं। क्लियर डन, कुल मिला के गुड्स सप्लायर को भी एलिजिबल हो गए हैं। अच्छा ध्यान देना बेटा, जब हम ईसीओ वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना सर, टीडीएस टीसीएस वाला, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग कुछ बातें आपको मिलेगी कि ईसीओ तेरे को भी ध्यान रखना है कि ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन तुम्हारे थ्रू सप्लाई करेंगे तब तुमको क्या ध्यान रखना बेटा। प्लस एक जस्ट आपको याद कराने के लिए बताता हूं, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, कंपोजिशन स्कीम में भी आपने पढ़ाया बेटा कि कंपोजिशन स्कीम में गुड्स के सप्लायर को अलाउ कर दिया कि भले आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है फिर भी आप गुड्स सप्लाई कर सकते हो थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। ये अमेंडमेंट हमने पढ़ा है बेटा। ओके, तो इन दोनों के लिए ईसीओ के लिए हम आगे बात पढ़ने वाले हैं बच्चों। आइए अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में क्या अमेंडमेंट हुआ है सर, केवल यहां अमेंडमेंट हुआ है जैसा हमने पढ़ा था कि गुजरात स्टेट में एक स्पेशल प्रोसीजर, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो बेटा एंड इफ यू आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड डेटा एनालिसिस के बेस पे ये पता पड़ा कि साहब इस पर्सन को फिजिकली डिपार्टमेंट बुलाना चाहिए एंड सर बायोमेट्रिक के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन करा के इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करके फिर ही इसको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इसकी प्रोसीड करेंगे। ये मॉडल अप्लाई किया था गुजरात में, मैंने बताया था आपको ये धीरे धीरे आप गवर्नमेंट एक्सपांड करेगी और मल्टीपल स्टेट में और बाद में पूरे देश में अप्लाई कर देगी। अभी इसको पुडुचेरी में भी एप्लीकेबल कर दिया है। तो दिस स्पेशल प्रोसीजर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोमेट्रिक एटसेट्रा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जो प्रोसीजर गुजरात में एप्लीकेबल था वो पुडुचेरी में भी एप्लीकेबल कर दिया, पर सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो आइडेंटिफाइड हुए ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर एंड सर रिस्क इवैल्यूएशन जो किया है गवर्नमेंट ने बेटा, सर उसके बेस डेटा एनालिसिस एंड रिस्क इवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट ने किया है उसके बेस पे पता पड़ा कि इन लोगों को बुलाना चाहिए, तो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, पर ये प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा केवल गुजरात और पुडुचेरी में बेटा। ठीक है, चलिए सर बाकी के जो ग्रीन मार्क दिख रहे हैं आपको बेटा, ये पहले के अमेंडमेंट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा, पिछले अटेम्प्ट के जो अमेंडमेंट थे ये उसमें अभी भी ग्रीन मार्क किए हुए बुक के सरकार। आइए सर यहां पर देखो, ये अमेंडमेंट प्रोविजन तो पहले भी आपने पढ़ चुके हो, वही है बेटा। यहां पर ये अमेंडमेंट है, जहां ए लिखा ना वही अमेंडमेंट बेटा इस बार का। मालिक जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए, ध्यान देना मैं आपको पूरा यहां पे बता रहा हूं बेटा, जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए या जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, या ये स्पेशल लोग जिनके लिए फिजिकल बायोमेट्रिक के थ्रू वेरिफिकेशन करना है बेटा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, एंड एनी अदर पर्सन जो कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर को लगता है कि यहां पर इन लोगों को रजिस्ट्रेशन देने से पहले फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उन प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड की जाएगी, और वहां पर 30 डेज का टाइम है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को प्रोसीड करने का बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। अब यहां पे ये वर्ड लिखा था कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन, इस वर्ड को काट दिया बेटा। कई बार क्या होता है जो रजिस्टर्ड जो एप्लीकेंट है वो प्रेजेंट ही नहीं बेटा, इस चक्कर में फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा बिजनेस का, प्लेस ऑफ बिजनेस का बेटा, इन वर्ड को काट दिया है कि अगर जो एप्लीकेंट है वो अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी है तो भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोसीडेड विद। ठीक है, डन, और कोई अमेंडमेंट नहीं। आइए बच्चों, रूल नंबर 25, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस। इस रूल को रिप्लेस कर दिया है, जो पहले था उसको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करके प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करके सर प्रैक्टिकली जो सर कन्वीनियंट है उस अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया है, प्रॉपर अच्छे से हो गया बेटा। अब देखना ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, 2 केस बनाया बेटा। एक तो सर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो सारे केस में डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करने नहीं आता है, वो कुछ केसेस में आता है बेटा। तो सर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन दे देगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है बेटा आपको। पर डिपार्टमेंट को बाद में लगता है कि इसके प्लेस ऑफ बिजनेस का
फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो ऐसे केस में वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आ सकते हैं, और जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया है उसके 15 वर्किंग डेज में वो रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे अलोंग विद द फोटोग्राफ एटसेट्रा। है ना भाई, ये पहले भी था अभी भी है, कोई चेंज नहीं। क्लियर? पर जहां पे अभी हमने पढ़ा ये वाला, अभी मैंने रिवाइज करा ना बेटा, जहां पर जैसे आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं हुए या फेल हो गया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, आपने अप्लाई नहीं किया, या फिर बायोमेट्रिक के बेस पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है सब, फिर या फिर कमिश्नर या उसके बिलो रैंक वाले कमिश्नर ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है बेटा, असिस्टेंट कमिश्नर उसके बिलो रैंक वाले को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसीड करनी बेटा। तो इन केस में बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। क्लियर? और ध्यान देना बेटा, यहाँ पे डिपार्टमेंट को 30 दिन का वक्त है टू गिव द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 30 दिन में सर्टिफिकेट देना पड़ता है बेटा। तो यहां पर अगर प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन लेट हो गया तो 30 दिन में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे मिल पाएगा? इसलिए यहां अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी ऑफिसर को एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द लास्ट डेट, जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होता है बेटा। मतलब 30 दिन खत्म होने वाले, उसके एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बचने चाहिए, उससे पहले ही फिजिकल वेरिफिकेशन होकर उसकी रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए बेटा। बस ये अमेंडमेंट हुआ, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, पढ़ लीजिए बेटा। Where the physical verification of the place of business of a person is required before grant of registration in circumstances specified in proviso to sub rule number 9 of rule number 9 sub rule number 1 of rule number 9, जो हमने ये पढ़ा बेटा, ठीक है ना, ये है प्रोवाइजो टू रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 1, ठीक है। तो जिन केसेस में, मतलब इन केसेस में, जिन केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसे केस में द प्रॉपर ऑफिसर शैल गेट सच वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस डन, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, एंड द वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द फोटोग्राफ शैल बी अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड प्रोवाइजो। मतलब वो 30 दिन जो खत्म होने वाले हैं, अब ऑफिसर वेरिफिकेशन करके उसके एक दिन पहले रिपोर्ट अपलोड कर देते, तो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है बेटा, उसको तो सर बाकी सब चीजें चेक करके सर्टिफिकेट देना है यार, उसको टाइम मिलना चाहिए ना यार। तो यहाँ बोल दिया कि एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम पीरियड विच इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब 30 दिन जब एक्सपायर हो रहे हैं उसके एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज पहले आपकी रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए बेटा। क्लियर? डन। कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं, पर प्रैक्टिकली काम की बात है डिपार्टमेंट के एंगल से बच्चों। सर आइए अगला रूल जिसमें अमेंडमेंट था, रूल नंबर 10A, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। सर आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है, इसमें छोटा सा अमेंडमेंट हुआ। अच्छा, अगर कोई एसएससी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ती है, पर एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन उसके पास अगर बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको दे देंगे, पर जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है उसके 45 डेज के अंदर उसको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। ऐसे पहले था, अभी उसको चेंज करके 30 दिन कर दिया है बेटा। तो सर पढ़ना ध्यान से, आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन in form number GST REG 06 has been made available on the common portal and the GSTN has been assigned। आपको जब रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन shall furnish information with respect to details of the bank account on the common portal within 30 days from the date of grant of registration। जिस दिन सर्टिफिकेट दिया उसके 30 दिन के अंदर आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी, या फिर आपको अगर GSTR1 फर्निश करना है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जीएसटी इनवॉइसेस फर्निश करने हैं तो उससे पहले आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करना पड़ेगा, नहीं तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश नहीं कर पाएंगे। क्लियर? विच एवर इज अर्लियर लिख दिया बच्चा। हाँ है ना भाई, पढ़ लो। एक GSTR1 असल से जल्दी फाइल करने में क्यों लगा रहता है? क्योंकि उसके कस्टमर को क्रेडिट मिलने वाला है। क्लियर? तो उससे पहले आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी बेटा। क्या लिख दिया बच्चा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और before furnishing of the details of outward supplies in form number GSTR1 or using the invoice furnishing facility whichever is earlier, आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। क्लियर? डन। और पता है हम आगे जब पढ़ेंगे रिटर्न वाला चैप्टर 13, उसमें पता है लिखा है, एक टॉपिक दे रखा है बार ऑन फाइलिंग GSTR1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। उसमें भी ये पॉइंट ऐड कर दिया कि जब तक आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी इस पर रूल नंबर 10A, तब तक आप GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे।
हुआ लिंक? चलिए सर, आओ मालिक। सर अब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड जब हो जाता है बेटा, रूल नंबर 21A उसका जो प्रोसीजर दे रखा है उसमें यहां पर सब रूल नंबर 2A जो दे रखा था उसमें ये क्लोज नंबर बी ऐड कर दिया। तो जो ऑलरेडी रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 2A था उसको तो क्लोज नंबर ए कर दिया, और क्लोज नंबर बी क्या ऐड किया जो भी हमने पढ़ा वही। देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 10A बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया, और उसे 30 दिन निकल गए और आपने अब तक बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी है। देखो GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी तो वैसे ही आपको फर्निश नहीं करने देंगे, तो बचा क्या पॉइंट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के 30 दिन निकल गए और आपने अब तक बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी, तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। ये तो हमने पढ़ा हुआ बेटा, पर कैंसिल करने से पहले एक बार क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, और आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपके ईमेल पर एक नोटिस आ जाएगा, और नोटिस बोल देगा क्या कि आपका रजिस्ट्रेशन इस कारण से क्या हो गया है, सस्पेंड हो गया है, हमको विद इन 30 डेज में एक्सप्लेन करिए कि वाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड। क्लियर? तो सस्पेंशन में ये पॉइंट ऐड कर दिया है ना, प्लस यहां पे एक प्रोवाइजो भी ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन बोल दिया क्या, बिफोर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने देखो आपका रजिस्ट्रेशन एक बार सस्पेंड हो गया, बट बिफोर कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन आपने वो बैंक अकाउंट डिटेल जो फर्निश नहीं करती वो फर्निश अगर कर दी, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो हमने सस्पेंड किया था वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो जाएगा। डन, कोई खास बात नहीं, पढ़ लीजिए। फर्दर, वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सब रूल नंबर 2A फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 10A एंड रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ऑलरेडी बीन कैंसल्ड, अब तक कैंसिल नहीं हुआ बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर रूल नंबर 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon compliance of the provisions of rule number 10A। मतलब अगर आपका अब तक रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है पर कैंसिल नहीं हुआ, पर कैंसिलेशन होने से पहले ही आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर दी, तो सर कोई बहुत भारी काम तो नहीं हुआ ना यार, आपका रजिस्ट्रेशन जो सस्पेंड किया था उसको विड्रॉ कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। भारत माता की जय। क्लियर? डन, कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं। अब सर आइए, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 23 सेक्शन नंबर 30 रेड विद रूल नंबर 23। ध्यान देना बेटा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कैंसिल हो गया, अगला अमेंडमेंट बेटा सुनना ध्यान से, आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कैंसिल हो गया, दुनिया लूट गई, और उसके बाद आपने अप्लाई किया, साहब प्लीज जो कैंसिल किया है मैं रजिस्ट्रेशन उसको रिवोक कर दो साहब, तो सर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर अप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट कितना है बेटा, टाइम लिमिट इज, पहले था 30 दिन। क्लियर? जिसको बढ़ा के जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर और बढ़ा सकते थे, अभी उसको अमेंडमेंट कर दिया और अभी बोल दिया क्या, 90 डेज का टाइम दे दिया आरसीसी को बेटा, 30 दिन बहुत कम होता है, तो प्रैक्टिकली बेटा यहां बोल दिया क्या, अगर आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप 90 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो ऑन द कॉमन पोर्टल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म की साहब कैंसिलेशन को रिवोक कर दीजिए। और अगर उसको आप लेट हो गए तो फर्दर सर जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर को टाइम दिया है 180 डेज का, और तो 90 दिन प्लस 180 डेज, अगर रीजनेबल रीजन है तो पढ़ो एक बार ध्यान से, ये पढ़िए। हाउएवर सच पीरियड में ऑन सफिशिएंट कोज बीइंग शोन एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब ऑफिसर रीजन लिखेगा इस वजह से मैंने एक्सटेंशन दिया, वरना एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, रीजनेबल केस हुआ तो ही मिलेगा, और वो भी रीजन लिखने के बाद, वरना नॉर्मल टाइम कितना 90 डेज। सच टाइम मे बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, मतलब कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या उसके अबो रैंक वाला ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर, वो इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 मोर डेज। मतलब सर टाइम हो गया कितना, 90 डेज, कितना हो गया मालिक, 90 डेज प्लस 180 डेज का टाइम हो गया, जो पहले 30 डेज प्लस 30 डेज वगैरह हुआ करता था। क्लियर? तो सर कुल मिला के रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अगर अप्लाई करना तो टाइम बढ़ा दिया बेटा, आपके 90 दिन प्लस 180 डेज का टाइम दिया। ओके डन सर, भारत माता की जय। आइए सर टीसीएस चैप्टर नंबर 10। अब सर ध्यान देना बेटा, आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ अमेंडमेंट इस बार बहुत है बेटा, पर टफ नहीं है। पता है बुक जब बनाने बैठते हैं ना बेटा हम,
अरे बहुत मेहनत लगती है बेटा, एक एक अमेंडमेंट। अब ये तो आप देख रहे हो फाइनल आउटपुट कि अमेंडमेंट कहाँ हुआ है, क्या हुआ है। एक एक अमेंडमेंट करने के लिए सर बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, उसका एनालिसिस निकालना पड़ता है, उसके इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे वो देखना पड़ता है सर। और आप देखेंगे सबसे पहले हम बुक लॉन्च करते थे, इसके बेस पे क्वेश्चन में कहाँ चेंज है, समरी बुक में कहाँ चेंज है, मेन बुक में कहाँ चेंज है, सब कुछ करते थे बेटा। और फिर कुछ लोग डायरेक्ट हमारी बुक परचेज करते, अमेंडमेंट को कॉपी पेस्ट करते और नया बुक लॉन्च सर, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते बच्चों के बेटा। जिन्होंने रिसर्च करी होती है अमेंडमेंट्स पर, वो जब पढ़ाते ना सर तो मजा आता है पढ़ने में। क्लियर? तो आप इस एक्सपीरियंस का मजा लीजिए सर, मस्त होके पढ़िए सर, आप सर खुश होके पढ़िए। सेक्शन में 52 कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टीसीएस। अयो यहां पर सर बोला है क्या, आप अगर मंथली या एनुअल, मंथली रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए बेटा, जैसे ईसीओ को मंथली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 8। अब जीएसटीआर 8 फाइल करने में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लेट हो गया तो लेट फाइल कर देगा, अलग लेट फाइलिंग फी, पर 3 साल निकल गए तो उसके बाद अब वो उस पीरियड का जीएसटीआर 8 फाइल नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो बात अलग है सर। ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अच्छा ये रेस्ट्रिक्शन हम रिटर्न वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ये सेम रेस्ट्रिक्शन रिटर्न्स के लिए भी लिख दी बेटा, जीएसटीआर 3B वगैरह फाइल करने में लेट हो गए, जीएसटीआर 1 फाइल करने में लेट हो गए, या एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, सब जगह सेम पॉइंट लिखा है बेटा, ठीक है, यहां देख लीजिए सर। Further, the ECO shall not be allowed to furnish GSTR 8 after the expiry of a period of 3 years from the due date of furnishing the said statement, except where the government allows. अगर गवर्नमेंट अलाउ करते तो बात अलग है बेटा, अदरवाइज 3 साल एक्सपायर हो गए, कितने बेटा 3 इयर्स एक्सपायर हो गए, उसके बाद ड्यू डेट से 3 इयर्स एक्सपायर हो गए, उसके बाद आपको उस पीरियड का जीएसटीआर 8 फाइल नहीं करने देंगे। क्लियर? डन, कोई खास बात नहीं। वैसे बताऊं मैं आपको बेटा, ये वाला पॉइंट तो इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में दिया ही नहीं बेटा, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था इसलिए मैंने कट नहीं किया था। ओके, ये आगे 3 बार और आएगा बेटा, जीएसटीआर 1 के लिए भी आएगा, रिटर्न्स के लिए भी आएगा और एनुअल रिटर्न के लिए भी आएगा बेटा। ओके चलिए सर, अगला पॉइंट जो टीसीएस में मैंने अदर की पॉइंट्स दिए रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी बेटा, सर उसमें जो अमेंडमेंट थे वो तो मैं बता रहा हूं बेटा। सबसे पहला सर ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा। अच्छा इसकी रीड्राफ्टिंग मैंने करी आपकी बुक के अंदर, अगर समरी बुक पुरानी हो तो इसमें रीड्राफ्टेड पॉइंट आप ले लीजिएगा बेटा। सर सबसे पहली बात, जो ईसीओ है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा। देन सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो टीसीएस जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, पर सर्विस सप्लायर्स को एग्जम्पशन दिया फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सेम वे गुड्स के जो सप्लायर है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया बेटा, ये रिवीजन चल रहा है बेटा, गुड्स के जो सप्लायर है उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था, पर सर सर्टेन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस उसको भी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम कर दिया है, भले आप गुड्स के सप्लायर हो बेटा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो मैंने यहाँ पे बुक के अंदर रेफरेंस में दिया था इसलिए मैंने बता दिया कि आपकी बुक में भी यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा सर। अब जैसा मैंने आपको बताया ईसीओ को भी तो कुछ ध्यान रखना पड़ेगा ना यार, तो ईसीओ के लिए बोल दिया क्या, स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ईसीओ इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स made through it by the person who have been exempted from obtaining registration। मतलब जब तक कि मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हो जाता तब तक आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग माई सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मैंने पढ़ा दिया बेटा। पर ईसीओ को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ईसीओ ध्यान रखना क्या सर, तुम ऐसे किसी पर्सन को तुम्हारे थ्रू सप्लाई तभी अलाउ करोगे इफ एनरोलमेंट नंबर हैज बीन अलॉटेड ऑन द कॉमन पोर्टल टू द सेड पर्सन। जिसके पास देखो रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा पर एनरोलमेंट नंबर भी नहीं होना चाहिए बेटा। एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो नहीं चलेगा बेटा। तो सर द ईसीओ शैल अलाउ द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय द सेड पर्सन ओनली इफ एनरोलमेंट नंबर हैज बीन अलॉटेड ऑन द कॉमन पोर्टल टू द सेड पर्सन। सेकंड, द ईसीओ शैल नॉट अलाउ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय द सेड पर्सन। जैसा हमने पढ़ा था ना बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, तो ईसीओ को भी अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि ये लोग इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाए। Third, ECO shall not collect the TCS in respect of supply of goods made through it by the said person। भाई अगर सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ही इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी, ही इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, उसकी सप्लाई पे टैक्स लगता ही नहीं है। जब सप्लाई पे टैक्स लगता ही नहीं तो हम टीसीएस किस बात का काट रहे हैं बेटा, टीसीएस भी नहीं कटेगा। एंड द ईसीओ शैल फर्निश डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज गुड्स मेड थ्रू इट by the said person in the statement in form of GSTR 8 electronically on the common portal। मतलब जब ये GSTR 8 फाइल करेगा ना ECO, उसमें ये अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कितना कितना सप्लाई किया है वो सब भी रिपोर्ट होना चाहिए GSTR 8 में बेटा।
क्लियर, डन। एंड फर्दर लास्ट पॉइंट क्या बोला है, वेयर मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ प्लेटफॉर्म। तो ईसीओ किसको मानेंगे, अल्टीमेटली जो ईसीओ सप्लायर को पेमेंट करता है उसको ईसीओ बोलते हैं। द सप्लायर शैल मीन द ईसीओ हु फाइनली रिलीज द पेमेंट टू द सेड पर्सन फॉर द सेड सप्लाई मेड बाय द सेड पर्सन थ्रू हिम। बेटा इस पॉइंट को डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे, सर्कुलर दे रखा है वहां पढ़ेंगे बेटा, क्लियर। पर मान लो आप कस्टमर हो, आपने किसी ईसीओ पे गए, उस ईसीओ के पास वो गुड्स नहीं था, उसने क्या किया, इंटरनली दूसरे ईसीओ को कनेक्ट किया हुआ है और उस ईसीओ के थ्रू मैं सप्लायर हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं। तो टीसीएस काटने के लिए कौन सा ईसीओ लायबल है भाई, अल्टीमेटली मैं सप्लायर को पेमेंट कौन कर रहा है, ईसीओ जो मेरे को पेमेंट करता ना उसी को ईसीओ बोलेंगे, क्लियर। और सारे प्रोविजन ऑफ द टीसीएस उसी सप्लायर पे, उसी ईसीओ पे अप्लाई होंगे जो अल्टीमेटली उस सप्लायर को फाइनली पेमेंट रिलीज कर रहा है। ठीक है सर, ये आगे और पॉइंट आएगा तब और पढ़ लेंगे, पर अभी तो हमने पढ़ा क्या, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और गुड सप्लाई करते हो थ्रू ईसीओ तो ईसीओ को क्या ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है पर एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, सेकंड इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करना चाहिए वो पर्सन, थर्ड टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, और फोर्थ जीएसटीआर 8 फाइल करते वक्त वो सारे ट्रांजैक्शन भी डिक्लेयर करने हैं। नेक्स्ट स्पेशल प्रोसीजर, भाई साहब कंपोजिशन स्कीम वाले लोग, स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ईसीओ इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय द पर्सन हु हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। भाई हमने अमेंडमेंट अभी थोड़ी देर पहले भी रिवाइज किया, वापस से बोल देता मैं कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और आप सर्विसेज सप्लाई करो थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, पर अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, यू विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। पर ईसीओ तेरे को ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा, फर्स्ट सर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए बेटा, शेल नॉट अलाउ एनी इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वाला वैसे भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। सेकंड भाई वो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको 1% टैक्स तो पे करना है यार, इसलिए आप टीसीएस कलेक्ट करो, कोई तकलीफ नहीं सर, ईसीओ शैल कलेक्ट द टीसीएस। देखो जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड था तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड था तो उसका एटलीस्ट एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए बेटा। यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में तो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसको 1% टैक्स भी पे करना पड़ता है बेटा, इसलिए सर वहां पे टीसीएस कलेक्ट करना है, पर वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता कंपोजिशन स्कीम वाला, वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। एंड लास्ट सर जब जीएसटीआर 8 फाइल करेगा ईसीओ तब उसमें वो ट्रांजैक्शन भी होने चाहिए जो कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर ने सप्लाई की, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। तो यहां पर ये 3 कंडीशंस, अच्छा आप देखेंगे तो ऊपर 4 कंडीशन थी, एक कंडीशन एक्स्ट्रा कौन सी थी बेटा कि रजिस्टर्ड नहीं पर एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए बेटा, पर कंपोजिशन स्कीम वालों के केस में तो वैसे भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा, तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर की बात आती ही नहीं बेटा, हाँ है ना भाई। तो ये वाला पॉइंट नहीं है। सेकंड पॉइंट इंटरस्टेट सप्लाई ये नहीं कर सकता, कंपोजिशन स्कीम वाला भी नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट ये अनरजिस्टर्ड पर्सन था इसलिए टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, पर ये रजिस्टर्ड है टीसीएस कलेक्ट करना है। और जीएसटी लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 4 सेम जीएसटी 8 फाइल करेगा तो उसमें ये ट्रांजैक्शंस भी होने चाहिए जो कंपोजिशन स्कीम वाले के सप्लायर के है, क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं, सिंपल सा पॉइंट था, आई होप समझ में आया। एंड हाँ जो मैंने टीसीएस का टॉपिक दे रखा बेटा आपको, उसके बाद एक एफएक्यू दे रखा था मैंने आपको, उसमें भी मैंने आंसर्स अमेंड कर दिए, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ने वो एफएक्यूज रिलीज किए थे बच्चे तब प्रोविजंस कुछ और थे। अभी जैसे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, सप्लायर ऑफ गुड्स हो आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हो, भले आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो फिर भी बेटा। तो यहाँ पर एक एफएक्यू का क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने अमेंड कर दिया है बेटा। सेम वे सर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था उसका भी मैंने आंसर अमेंड कर दिया है बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके, पर एफएक्यूज में ये आंसर्स भी आप अमेंड कर दीजिएगा अपने बुक के अंदर, इसलिए मैंने दिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और आगे ये पॉइंट नंबर 11 वो कंपोजिशन स्कीम वाले बेटा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में जो गुड सप्लायर है अब वो एलिजिबल हो गए हैं टू सप्लाई द गुड्स थ्रू ईसीओ जहां पे टीसीएस लगता है बेटा, पहले वो एलिजिबल नहीं थे तो आंसर अकॉर्डिंगली मैंने चेंज कर दिया बेटा। ओके डन सर, तो ये 3 एफएक्यूज की 3 आंसर्स आप चेंज कर दीजिएगा, मैंने चेंज कर दिए ये अपने बुक में। आओ मालिक, एक ईसीओ से रिलेटेड एक सर्कुलर दे रखा है जहां पे मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, सर वहां पर ईसीओ किसको माना जाएगा उसके लिए दिया है बेटा। सर मैं तुम्हें समझा देता हूं बच्चों, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जैसे मैं डिस्कशन कर चुका हूं बेटा, पर यहां देख लीजिए बेटा,
क्लेरिफिकेशन ऑन टीसीएस लायबिलिटी in case of multiple e-commerce operators in one transaction in the context of open network for digital commerce ONDC। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में क्या हो गया, मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर क्वेरी आया क्या कि टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा। ठीक है, डिटेल में हम बात कर लेते हैं, शॉर्टकट मैंने ऊपर बताया आपको। एक बार पढ़ो सर, मेरे पास आंसर है बहुत सिंपली, पर एक बार रीड कर लो सर। इन द करंट प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल ऑफ ई कॉमर्स the buyer interface and seller interface are operated by same ECO। भाई नॉर्मली क्या होता है बेटा सर, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल में जैसे अमेजोन पर मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो बेटा। क्लियर, कस्टमर भी अमेजोन पे आ गया, सप्लायर भी अमेजोन पे आ गया, सिंगल ई कॉमर्स ऑपरेटर बेटा। क्लियर, दिस ECO कलेक्ट द कंसिडरेशन फ्रॉम द बायर, डिडक्ट द टीसीएस। अमेजन क्या करता है, बायर से कंसिडरेशन लेता है, टीसीएस कलेक्ट करता है और बाकी का पेमेंट डाल देता है किसको, सप्लायर के यहाँ। आया ना भाई, क्लियर, डन। अच्छा, टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा, अपना GST 8 फाइल करेगा एंड अपना सर्विस चार्ज काटने के बाद बाकी पैसा सप्लायर को दे देगा बेटा। इन केस ऑफ ONDC नेटवर्क और सिमिलर अदर अरेंजमेंट देयर कैन बी मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल बताऊं मैं, एग्जाम्पल के लिए पेटीएम मॉल मान लीजिए बेटा। पेटीएम मॉल, आप पेटीएम पे जाएंगे और अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो वहां पे पेटीएम मॉल नाम का ऑप्शन होता है, वहां क्लिक करेंगे तो आपको नए वेबसाइट पे ले जाएगा, पेटीएम मॉल पे बेटा, और वहां से आप शॉपिंग कर सकते हो बेटा। अब सुनना बात को ध्यान से, सप्लायर पेटीएम मॉल पर रजिस्टर्ड है, कस्टमर पेटीएम पे था, पेटीएम एक अलग ई कॉमर्स ऑपरेटर है, पेटीएम मॉल अलग ई कॉमर्स ऑपरेटर बच्चा। क्लियर, तो यहां पर बायर एक अलग ई कॉमर्स ऑपरेटर से लिंक हुआ था और सप्लायर दूसरे किसी अलग ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से लिंक हुआ है बच्चा। है ना, ये एक एग्जांपल ले लो बेटा। अब पेटीएम मॉल एक्चुअली क्या करता है क्या नहीं करता उसमें मत जाइए बेटा, आप इस एग्जांपल को समझिए। तो सरकार, one providing interface to the buyer and the other providing interface to the seller. In this setup, buyer side ECO could collect consideration। buyer side का जो ECO का वो कस्टमर से कलेक्शन करेगा पेमेंट का, उनका कमीशन कट करेगा और पेटीएम मॉल को पैसा देगा, पेटीएम मॉल अपना कमीशन कट करेगा और टीसीएस कलेक्ट करेगा और सप्लायर को पैसा देगा। है ना सर। इश्यू नंबर 1, विच ECO शुड कलेक्ट, सर्कुलर में डिडक्ट लिखा था, डिडक्ट टीसीएस तो कलेक्ट होता, डिडक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने वर्ड कलेक्ट लिखा है जान। विच ECO शुड कलेक्ट TCS and make other compliance under section 52 of the CGST Act in such situation। As such, in such models is having multiple ECOs in a single transaction, both buyer side ECOs and seller side ECO equally qualify as ECOs as per section 2 clause 45। ECO की डेफिनेशन दोनों आ रहा है, पर TCS कौन कलेक्ट करेगा आप मुझे बताओ। TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, सेलर जो होता है उसको जो पैसा देता है ECO, भाई सेलर के पैसों में से कट रहा ना TCS, तो सेलर को पैसा कौन दे रहा है, सेलर साइड वाला ECO, तो वो कलेक्ट करेगा TCS। बात क्लियर। या देखिए ये बायर है, ये बायर साइड का ECO हो गया बेटा, ये सप्लायर है, ये सप्लायर साइड का ECO हो गया। अब बायर क्या करता है, यह जाता है, ये कनेक्ट करता है किसको, इसको, और सेलर साइड ECO पर सेलर ऑलरेडी लिस्टेड है बेटा। अब क्या होगा, बायर पैसा देगा इसको, ये ECO अपना कमीशन कलेक्ट करेगा, अपना कमीशन काटने के बाद पैसा इसको देगा बेटा, और अल्टीमेटली सप्लायर को पैसा कौन रिलीज कर रहा है, ये वाला ECO, सप्लायर साइड ECO। तो जो सप्लायर को पैसा दे रहा है वही तो TCS कलेक्ट करेगा। क्लियर, और इसी के साथ ये पॉइंट भी खत्म होता है। अब कोई खास बात नहीं सर, सिंपल सा पॉइंट था। तो सप्लायर साइड वाला जो ECO, उसको ECO कहा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। क्लियर, डन, समझा मेरी बात, ये एग्जांपल समझाया हुआ, ये क्लेरिफिकेशन लिखा है, खास बात नहीं है। केस नंबर 2 देखिए बेटा आप, केस नंबर 2 में क्या है, ये बायर है, ये बायर साइड का ECO है और सप्लायर खुद ही ECO है बेटा। मान लो पेटीएम मॉल खुद के ही कपड़े सप्लाई कर रहा है, वहां पे कोई सप्लायर नहीं है। जैसे केस में सप्लायर खुद एक ECO है। क्लियर, तो सर एक तरह से ये ECO खुद ही सप्लायर है बेटा। अब सप्लायर को पैसा कौन दे रहा है, ये बायर साइड वाला ECO, मतलब अल्टीमेटली एक ही तो ECO इसमें इन्वॉल्व हुआ है, जो बायर और सप्लायर के बीच में ये वाला ECO बेटा। क्लियर, तो यहां पे तो सिंगल ECO तो है, वही बायर साइड का ECO हो गया, वही सप्लायर साइड का ECO हो गया, क्योंकि सप्लायर खुद ही ECO है। मान लो ymconcept.com, ये एक वेबसाइट है बेटा। यार अमेजोन से ऑर्डर आया, ymconcept.com ने अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं अमेजोन में बेटा।
बेचने वाला कौन? वाईएम कॉन्सेप्ट खुद बेटा। तो वाईएम कॉन्सेप्ट भले ईसीओ हो, पर एक तरह से वो खुद ही सप्लायर है ना यार, तो वो ईसीओ है या नहीं उसको भूल जाइए, वो तो कौन हो गया? एक तरह से सप्लायर। वो अमेजन के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है और आप कस्टमर हो, कस्टमर ने पेमेंट दिया अमेजन को, अमेजन अल्टीमेटली पेमेंट दे रहा है सप्लायर को, भले वो ईसीओ हो या नहीं हो। तो अमेजन क्या करेगा? अपना टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहां पर ये जो बायर साइड ईसीओ है वही टैक्स कलेक्ट करेगा और वही टीसीएस जमा कराएगा गवर्नमेंट को, और वही जीएसटी 8 फाइल करेगा, वही सारे कंप्लायंस करेगा टीसीएस वाले। क्लियर? जहां पे सप्लायर साइड ईसीओ लगता है और सप्लायर अलग था बेटा, वहां पे सप्लायर को पैसा ये दे रहा है, तो ये टीसीएस कलेक्ट करेगा, जीएसटी 8 फाइल करेगा, सारे कंप्लायंस करेगा। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है। अब तो सरकार यहां तक हम कवर करा है हमने इस लेक्चर के अंदर। अगले चैप्टर से, मतलब सर चैप्टर नंबर 11 में एक सर्कुलर एड हुआ इंटरेस्ट वाला, वहां से हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर से सर। पर यहां तक आपके एंड पे रिवाइज करिए, यहां तक आपके एंड पर कवर करिए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सरकार मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ मस्त होके पढ़ो। और हाँ बच्चों, सर जितने प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं वो आपके एंड पे रिवाइज होने चाहिए बेटा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये जो अमेंडमेंट पढ़ेंगे बाद में, सर मैंने यहाँ पे अलग से इस जीएसटी में कुछ सर्कुलर को मैंने अलग से अमेंडमेंट लेक्चर में डाला हुआ बेटा। मतलब आप अमेंडमेंट नोट्स देखेंगे बेटा अपना, तो देखिए सर यहां पर आप देखिए एक बार बुक सर, ये रहा लेटेस्ट सेलेक्टेड सर्कुलर्स अंडर जीएसटी। ये अलग से मैंने कुछ और अलग से दे रखे, जहां जहां सर्कुलर रेस्पेक्टिव टॉपिक में डालने थे वो डाल दिए मैंने। फिर कुछ सर्कुलर लास्ट में भी दे रखे थे जो समरी बुक में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बेटा, जीएसटी खत्म होता है वहां पर, ठीक है? तो ये सर्कुलर्स का मैं लेक्चर जो मैंने फुल कोर्स बैच में मैंने दिया है वो ही लेक्चर अपलोड कर दूंगा, सो दैट ये सारे सर्कुलर्स वहां पे आपके वैसे भी कवर हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, इन सर्कुलर्स में भी ध्यान देना बेटा, ये वाला सर्कुलर वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज, सर्कुलर नंबर 195/7 ऑफ 2023, ये आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि आईसी ने अपने सिलेबस नहीं दिया, तो अपन को भी नहीं पढ़ने का। आप समरी बुक से कट कर लीजिएगा बेटा, उस लेक्चर को कट कर दूंगा, इस सर्कुलर को कट कर दूंगा। एंड एक और सर्कुलर का मैटर नंबर 3 था बेटा, ये सर्कुलर नंबर 203/15 ऑफ 2023, उसमें सर जो थर्ड मैटर था वो भी आईसी ने अपने सिलेबस में नहीं दिया है बेटा, वो भी आप कट कर देना अपने बुक में से या मैंने नोट्स में से हटा देना। अपने पास समरी बुक हो तो उसमें से कट कर देना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सर्कुलर का फाइल मैंने अलग से बच्चों को लिए रिकॉर्ड किया था, वो मैं आपको एचडी अपलोड कर दूंगा, इसके अंदर आपको मिल जाएगा अभी ये। प्लस एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं बच्चों, तो सर ये भी लेक्चर में अमेंडमेंट लेक्चर की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। प्लस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म which is applicable for goods under section 93 of CGST Act and section 53 of the IGST Act, ये भी इस बार आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया है, पहले नहीं था। इसका भी मैंने सेपरेट लेक्चर अभी रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर ही अपलोड कर दूंगा, तो ये सब जगह सारे पॉइंट आपको एक साथ मिल जाएंगे। और सर बाकी के टॉपिक के जो अमेंडमेंट है वो हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू कर लेंगे, क्लियर? पर सर ये सारे पढ़िए, आपके एंड पर मजा आना चाहिए पढ़ने में, सर समझ के पढ़िएगा, खुश होकर पढ़िएगा, विच इज मोर इंपोर्टेंट, क्योंकि क्या लिखा है, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पर ये हर एक चीज पॉसिबल आप ही कर सकते हो मेहनत करके। ऑल द बेस्ट, लव यू अ लॉट।